पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 54, 54 के बाद में 18, 18 के बाद में 36, 36 के बाद में 12 और 12 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में 54 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 54 को क्या कर दें, 3 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18 तिये 54। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है, 36 है। तो 18 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 को क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18 दूना के 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है, 12। तो 36 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें, 3 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12 तिये 36। फिर देखिए इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 12 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, भाग 3, उसके बाद में गुणा 2, उसके बाद में भाग 3, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, भाग 3 गुणा 2 भाग 3। अब सीरीज में कंटिन्यू करेंगे तो भाग 3 के बाद में हो जाएगा गुणा 2, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 12 को क्या कर दें, 2 के साथ में गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखिए 12 का क्या करेंगे, 2 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 दूना के 24, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। और ध्यान से देखिए 24 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम के दूसरे टाइप का प्रश्न दिया गया है और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, जो ये त्रिभुज दिया गया है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो सभी संख्याएं किसको दर्शाती हैं, क्रिकेटर को दर्शाती है, यानी कि क्रिकेट को दर्शाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो ये वर्ग हमें दिया गया है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये दर्शाती है हॉकी प्लेयर्स को। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ये क्रिकेटर को यानी कि क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको दिखाती है, यानी कि उसको पसंद करने वाले हैं उनको दर्शाती है। उसके बाद में जो ये वर्ग है ये हॉकी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दिखाती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये वृत्त दिया गया है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई है वो किसको दर्शाती हैं, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो कैसे देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्रिकेट को पसंद करने वाले किसके अंदर हैं, इसके अंदर है, यानी कि त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये त्रिभुज है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये किसको पसंद करती हैं, क्रिकेट को पसंद करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस वृत्त के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं किसको दर्शाती हैं, टेनिस को दर्शाती हैं। हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक संख्या हमें दी गई है 17। ठीक है, जो ये संख्या 17 है ये टेनिस वाले व्यक्तियों को भी दर्शाती है और क्रिकेट वाले व्यक्तियों को भी दर्शाती है। और यहाँ पर देखिए जो
संख्या 15 दी गई है ये तीनों को दर्शाती है, यानी कि क्रिकेट के व्यक्तियों को भी दर्शा रही है, हॉकी के भी व्यक्तियों को दर्शा रही है और टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों को भी दर्शा रही है। लेकिन इस प्रश्न के अंदर कहीं पे भी हमें हॉकी को छोड़ने का नाम नहीं लिया गया है, यानी कि हम 15 को भी ऐड करेंगे और 17 को भी ऐड करेंगे, यानी कि 15 व्यक्ति प्लस 17 व्यक्ति, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 17 मिलकर बन जाएगा 32, यानी कि 32 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 32 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में और सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में आयतों की संख्या होती है 3 आयत कैसे होते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक आयत तो बन जाएगा ये, दूसरा आयत बन जाएगा ये, और यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो मेरे भाई एक आयत बन जाएगा ये, यानी कि ये 3 नंबर आयत बन जाएगा। तो ऐसी एक आकृति में कितने आयत होते हैं, 3 आयत होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया है कि इस आकृति में कितने आयत हैं, तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इस बड़ी वाली आकृति में हमें देखना है कि ऐसी आकृति कितनी दी गई है या फिर ऐसी कितनी आकृति बन रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक आकृति तो यहाँ से यहाँ तक बन रही है ये वाली, ठीक है, एक आकृति हो गई ये, तो इसको नंबर दे देंगे 1। इसी प्रकार से मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक आकृति बन रही है ये, तो इसको नंबर दे देंगे हम 2, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कलर चेंज करता हूं। अब देखिए एक आकृति बन रही है यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ठीक है, इसको नंबर दे देंगे 3। तो कितनी आकृति बन रही है, 3 आकृति बन रही है। एक आकृति में कितने आयत होते हैं, 3 आयत होते हैं। तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 3 3 9, यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल आयतों की संख्या है 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 9 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में दिया गया है 5, 5 के बाद में 11, 11 के बाद में 23, 23 के बाद में 47 और 47 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, सबसे पहले दिया गया है 5, 5 से कितना बन रहा है 11, 5 से 11 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 में क्या कर दें +6 कर दें तो 5 और 6 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 23, 11 से 23 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 11 में क्या कर दें +12 कर दें तो 11 और 12 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए 23 से कितना बन रहा है 47, तो 23 से 47 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 में क्या कर दें +24 कर दें तो 23 और 24 मिलकर बन जाएगा 47। फिर मेरे भाई इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 47 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +6, उसके बाद में +12, उसके बाद में +24, यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है। ध्यान से देखिए 6 से 12 कैसे बनेगा, 6 का 2 गुना कर देंगे तो बन जाएगा 6 दूना के 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 24, 12 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 12 दूना के 24। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 24 से अगली संख्या निकालनी है। तो मेरे भाई 24 से अगली संख्या निकलेगी कैसे। तो यहाँ पर देखिए सभी में 2 गुना हो रहा है तो 24 से अगली संख्या निकालने के लिए हम 24 का भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। 24 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 24 दुआ के 48। यानी कि प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 47 के अंदर क्या कर दें +48 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 47 के अंदर हम क्या कर देंगे +48 करेंगे तो यहाँ पर 47 और 48 मिलकर बन जाएगा 95। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। अब हमें देखना है कि संख्या 95 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 95 में दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे पास ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले दी गई आकृति के अंदर हम क्या करेंगे सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे सामने जो आकृति दी गई है इसके अंदर सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये, चौथा त्रिभुज है ये, इसी प्रकार से देखिए पांचवा त्रिभुज है ये, छठा त्रिभुज है ये, सातवां त्रिभुज है ये, आठवां त्रिभुज है ये, 9 नंबर त्रिभुज है ये, 10 नंबर त्रिभुज है ये, 11 नंबर त्रिभुज है ये, 12 नंबर त्रिभुज है ये और 13 नंबर त्रिभुज है ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं 13 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो ध्यान से देखिए दी गई आकृति के अंदर एक डबल फलक वाला त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 6 और 7 को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि 13 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस एक और कर देंगे। तो यहां पर देखिए 13 और 1 मिलकर बन जाएगा
14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 14 में दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज, यानी कि छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विमुद्रीकरण भारत में अंतिम बार कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2014 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2016 में और ऑप्शन डी है 2017 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत में विमुद्रीकरण हुआ था अंतिम बार कब? 2016 में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और काफी बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में विमुद्रीकरण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था वर्ष 1946 में। ठीक है, कहाँ पर? भारत के अंदर है। और अंतिम बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। प्रकाश वर्ष दूरी यानी कि डिस्टेंस की एक इकाई है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। प्रोटॉन की खोज की थी वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। और इसी के साथ में आप सभी को बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी SR राव ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है तेलुगु, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है मराठी,
और ऑप्शन डी है हिंदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा थी तेलुगु। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे पास यहीं से एक प्रश्न और बनेगा और इस प्रश्न को आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि सोडियम धातु को किसके अंदर रखा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, सोडियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही शानदार और फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। शरीर के पैनक्रियास अंग की खराबी के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, या शरीर में मधुमेह रोग होता है पैनक्रियास अंग के खराब होने के कारण, ठीक है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे, ठीक है।